हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो जैसे ही लास्ट सेशन में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था और उस सेशन में मैंने आप लोगों को बोला था कि अमरफॉस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग एनसीईआरटी या फिर इंटरनेट कहीं से अपने बुक्स वगैरह से क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन लिख सकते हो उसका। सो दैट वाज अ प्योरली थियोरेटिकल पार्ट। तो बच्चों, आज का जो क्लास है, आज के क्लास में आप लोगों को बहुत सारे ड्राइंग करना होगा। ऐसा फील होगा कि आप लोग ड्राइंग क्लास में हो, और इमेजिनेशन पावर बहुत, जो ट्रू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है सॉलिड स्टेट का, वो आज से स्टार्ट होने वाला है टेक्निकली। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लैटिस और क्रिस्टल। बहुत बच्चे इन सारे पॉइंट्स में कंफ्यूज होते हैं, लैटिस, क्रिस्टल, यूनिट सेल। तो बच्चों, सिंपली इमेजिन करो एक क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल में जितने भी, क्रिस्टल में क्या होता है बच्चों, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मैंने कल ही बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन अ पर्टिकुलर अरेंज्ड मैनर, वो एक अरेंज फॉर्म में रहते हैं। तो बच्चों, अगर क्रिस्टलाइन एक क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बच्चों, दे आर इन अ वेरी अरेंज्ड मैनर। तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक क्रिस्टल है जिसमें एटम्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हो गया, पार्टिकल्स हो गया, वो अरेंज फॉर्म में है, तो उसी अरेंज फॉर्म को अगर मैं एटम के जगह पे हटा के पॉइंट के हिसाब से नोट करना स्टार्ट कर दूं। ध्यान से सोचो, मेरे पास मान लो यहाँ पे एक क्रिस्टल है, ए बी सी, ऐसे एटम, हाइड्रोजन हीलियम, मान लो सब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, NaCl ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया। तो आपने देखा होगा क्लास 11 में NaCl, तो NaCl ऐसे दिखा के हम लोग क्रिस्टल को दिखाते थे। तो बच्चों, लैटिस क्या है, मान लो उसी एटम को मैं एक पॉइंट की तरह ट्रीट करता हूँ। उसी पॉइंट की तरह ट्रीट करके अगर मैं उसको 2D या फिर 3D में अरेंज करवाया तो उसको बोलेंगे हम लोग लैटिस। बच्चों, अगर उसको 2D में हम लोग दिखा रहे हैं नॉर्मली, वो भी लैटिस है, 2D लैटिस है, जिसको हम लोग स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। और क्रिस्टल के जो फॉर्म्स हैं, क्रिस्टल और लैटिस दोनों सेम नहीं है, ये पॉइंट को याद रखना। क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और पार्टिकल्स जो भी हैं, उनको अगर आप लोग 3D में अरेंज करवाते हो और एटम के जगह पे आप पॉइंट लेते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग 3D लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस, राइट। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? मैं डेफिनेशन में लिखूंगा आपके लिए। मान लो मेरे पास ऐसे एटम्स मैंने क्या किया, अरेंज करके कर लिया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने 3D में अरेंज कर दिया। देखो बच्चों, बहुत तरह के रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है लैटिस फॉर्मेशन करने का। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एटम्स के बदले में मैंने क्या किया, पॉइंट ले लिया। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज अ लैटिस। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, लैटिस। तो लैटिस सिंपल क्या है बच्चों, एक अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट में टेक्निकली हम लोग बोलेंगे कि एटम्स नहीं है। तो अगर लैटिस की डेफिनेशन अगर लिखेंगे, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि स्पेस लैटिस प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विथ रेफरेंस टू विच अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एक छोटा सा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, जब भी आप लोग कुछ भी चीज़ें करते हो, यू प्लान आउट थिंग्स, या फिर आप लोग एक छोटा सा डिमेंशन लेके उससे दूसरे चीज़ें इमेजिन कर सकते हो। तो क्रिस्टल स्पेस लैटिस से हम लोग एक क्रिस्टल के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों, एक लैटिस की अगर डेफिनेशन हम लोग प्रॉपरली लिखें, सो वी कैन राइट इट एज, इट इज़ द पीरियोडिक अरेंजमेंट, it is the periodic arrangement of points, it is the periodic arrangement of अब पॉइंट्स बोल लो, क्रिस्टलाइज जो पॉइंट्स होगा बच्चों, टेक्निकली सोचो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बदले में वी आर रिप्लेसिंग द पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स सच दैट environment of any point is same as that of any other point. कहने का मीनिंग ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लो एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, तो उसका एनवायरनमेंट जैसे भी होगा वो अदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका एनवायरनमेंट में वैसे होगा। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं लैटिस। मान लो मेरे पास यहाँ पे Na+Cl- ऐसे कुछ होता है, तो मैंने उस एटम को हटा के अगर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको पॉइंट के हिसाब से अरेंज कर दिया,
तो वो बन गया लैटिस, या फिर स्पेस लैटिस बोल लो आप लोग, वो भी चलता है, स्पेस लैटिस बोलते हैं हम लोग, राइट। और ईच पॉइंट ऑफ लैटिस, ईच पॉइंट ऑफ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लैटिस पॉइंट। तो अगर फीचर्स की बात करेंगे, लैटिस क्या होना चाहिए? लैटिस फीचर्स, लैटिस फीचर्स की बात अगर करोगे आप लोग तो लैटिस फीचर क्या होना चाहिए? लैटिस इन्फानाइट होना चाहिए, बहुत लॉन्ग होना चाहिए, पूरा एक लार्ज फॉर्म में बोल सकते हो। लैटिस का एक ईच लैटिस पॉइंट होता है, ठीक है। और क्या है, ये बात को याद रखना, क्रिस्टल इज नॉट इक्वल टू लैटिस, क्योंकि लैटिस में हम लोग पॉइंट को अरेंज करवाते हैं, और क्रिस्टल इज पर्टिकुलर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स के बदले में अगर हम लोग पॉइंट इमेजिनेशन कर रहे हैं तो वो हो गया लैटिस। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर क्रिस्टल को मैं 3D फॉर्म में सिंपली अगर लिखूं, मैं क्रिस्टल को अगर 3D अरेंजमेंट करवाऊं, क्रिस्टल को मैं क्या करवाऊं? 3D अरेंजमेंट, और क्या करूं? एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बदले में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बदले में आई विल रिप्लेस द एटम्स, रिप्लेस एज पॉइंट्स। देखो, क्रिस्टल को 3D अरेंजमेंट में शो करवाऊं और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बदले में रिप्लेस करके मैं पॉइंट्स ले लूं, तो जो रिप्रेजेंटेशन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। वी विल कॉल इट एज क्रिस्टल लैटिस। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल लैटिस क्या है, ईच पॉइंट लैटिस का क्या है, और बच्चों लैटिस के ईच पॉइंट को ज्वाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं कि लैटिस का ज्योमेट्री किस टाइप का है, राइट। देखो बच्चों, एनसीईआरटी सिलेबस में तो गिवन नहीं है लैटिस के टाइप्स। अगर मैं लैटिस के टाइप के बारे में बात करूं, बेसिकली 5 टाइप के देखेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, थोड़ा जान लो फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बच्चों, अगर मैं इस तरह का एक लैटिस पॉइंट अरेंजमेंट लेता हूँ और मान लो मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये स्क्वायर टाइप आ रहा है ना बच्चों। तो ये अगर स्क्वायर टाइप आ रहा है तो ये होता है स्क्वायर लैटिस। अगर इस तरह से मैं पॉइंट ज्वाइन करने लगूँ तो इसको बोलते हैं स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर फॉर्म में होगा ये लेंथ सेम होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर लैटिस। क्या हो गया बच्चों? स्क्वायर लैटिस। अब सोचो पूरे बोर्ड में आज डॉट ही डॉट होगा, तो 1 2 3 ऐसे कुछ भी रैंडमली ले लो, और मान लो मेरा लैटिस है कैसे आ गया? लैटिस यानी कि एक को मैं ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ ताकि इससे क्या होगा बच्चों? रिपीट हो सके। टेक्निकली इन सबको यूनिट सेल बोलते हैं। अब इसमें यूनिट सेल ही बता देता हूँ बच्चों। देखो, नहीं रुको, थोड़ी देर बाद ही बताऊँगा। यूनिट सेल देख लो पहले ये क्या है, फिर मैं बताता हूँ। इस टाइप का अगर लैटिस है बच्चों आपके पास, मान लो ऐसा कोई एक लैटिस है आपके पास, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया लाइन, जो कि ये क्या है बच्चों? थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर लैटिस। क्या हो गया? रेक्टेंगुलर लैटिस। यानी कि ये लेंथ सेम नहीं है, लेकिन ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो ये बेसिक ज्योमेट्री आप लोगों को पता है, तो ज़्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। रेक्टेंगुलर ये हो गया स्क्वायर लैटिस। अब मान लो मुझे हेक्सागोनल बनाना है, तो इससे पॉइंट ले लेते हैं। टू 3 बन गया बच्चों हेक्सागोनल। दिस इज हेक्सागोनल। क्या हो गया बच्चों? हेक्सागोनल लैटिस। समझ में आ रहा है आपको? हेक्सागोनल लैटिस हो गया। और अगर बात करेंगे, ये 3 टाइप के होंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल। अब मान लो ऐसा एक लैटिस लेते हैं जो इस तरह के फॉर्म में होगा, से मान लो, तो ये क्या है बच्चों? अगर ये चारों सेम टाइप के हैं तो ये रोम्बिक हो गया लैटिस, रोम्बिक लैटिस। और एक ऑब्वियसली आपको पता ही चल रहा होगा, पैरेललोग्राम लैटिस। पैरेललोग्राम सिंपली ज्योमेट्री के हिसाब से बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया?
पैरेललोग्राम लैटिस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए आपको बता दिया मैंने। 5 टाइप के लैटिस बेसिकली देखते हैं हम लोग, स्क्वायर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस, रोम्बिक एंड पैरेललोग्राम, राइट। तो बच्चों ये हो गया लैटिस, थोड़ा सा लैटिस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। तो बच्चों एक यूनिट सेल अगर मैं बोलूँगा, इफ़ आई विल टेल व्हाट इज़ अ यूनिट, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूँ तो यूनिट सेल में होता क्या है बच्चों कि देखो, अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं कि आपके घर में ये दीवार है, मान लो ये दीवार इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो बच्चों एक पर्टिकुलर ब्रिक से पूरा दीवार बना है एक रेगुलर अरेंजमेंट में। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट ले लेता हूँ जो कि है एक सिंगल ब्रिक। सो दैट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। एक क्रिस्टल में या फिर एक लैटिस स्ट्रक्चर में, लैटिस जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें बच्चों आप एक सिंपल रिपीटिंग यूनिट ले लो, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल। तो बच्चों यूनिट सेल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिंपल मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाना। देखो बच्चों बहुत टाइप के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ट्राई करेंगे एक अच्छा बनाने के लिए। इन दोनों के गैप के बीच में ये बना रहा हूँ, तो आप किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। बहुत टाइप के चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग इसमें, मेरे साथ साथ बनाते जाना बच्चों, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई होप ये सही बन जाए। ओके, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दैट थिंग। आई होप लेट्स एवरीथिंग विल गेट। देखो बच्चों एक मान लो मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, राइट। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। पहले मेरे को ड्रॉ करने दो, फिर यहाँ इसके बाद ड्रॉ करना। ओके देखो बच्चों अब मैं क्या करूँगा, मान लो अब मैं यहाँ पे से राइट, मान लो मैंने एक ऐसा बना दिया क्यूब, राइट। अब मैंने फिर से क्या किया, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, इसी सेम सेल को मैंने फिर से यहाँ पे एक सेल ले लिया, एक यूनिट सेल। ये रिपीट होता जा रहा है बच्चों, बस देखते जाना। अब इमेजिन करो, जो बात मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो पहले मैंने क्यूब बनाया हुआ था, जो क्यूब मैंने पहले बनाया हुआ था बच्चों, उस वाले क्यूब क्या हो रहा है, वो क्यूब क्या हो रहा है बच्चों, दैट क्यूब इज गेटिंग रिपीटेड। आप लोग देख लो ध्यान से, ये जो क्यूब मैंने बनाया है यहाँ पे पहले बनाया था, वो क्यूब फिर से यहाँ पे एक क्यूब हो रहा है, फिर से यहाँ पे एक क्यूब। मान लो एक ब्रिक था और एक ब्रिक और एक ब्रिक और एक ब्रिक, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम लोग जोड़ते जाएंगे बच्चों, तो एक पूरा लैटिस क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि मैं और भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, इट विल बी इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे ही बना दो आप लोग, ये ऐसे बना दो यहाँ पे, एंड हियर इट इज। आई होप आप लोगों को सही दिख रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे फिर से बनाओ। ओके सॉरी, देख पा रहे हो बच्चों, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो। अब ये क्यूब बन गया, ये वाला क्यूब, पर्टिकुलरली क्यूब, ऐसे ऐसे जोड़ता जाऊंगा मैं। आई थिंक आपको सही लग रहा होगा, अभी चेक कर लूँगा एक बार। यस देखो बच्चों, क्यूब्स बनते ही जा रहे हैं, क्यूब्स बनते ही जा रहे हैं। तो एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट ले लो, एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट अगर ले लोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा सिंपली एक यूनिट सेल। जैसे कि इन स्क्वायर में से मान लो मैंने एक सिंगल रिपीटिंग सेल ले लिया, तो वो क्या बन गया, एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट, सिंगल रिपीटिंग सेल ले लिया मैंने, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यूनिट सेल। जिसको मैं अगर पूरा कंबाइन कर दूं, मुझे पूरा क्रिस्टल या फिर पूरा लैटिस मुझे मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ, इज इट लुकिंग गुड और नॉट।
यस आई थिंक यू गाइज कैन इमेजिन दिस थिंग्स कि कैसे मैंने क्यूब जोड़ जोड़ के किया। एक छोटा सा पर्टिकुलर क्यूब को ले लो, दैट इज गोइंग टू बी यूनिट सेल, अ सिंगल यूनिट सेल। आई होप ये बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। तो आई होप आप ये बनाने को ट्राई करो कैसे मैंने बनाया। तो बच्चों बेसिकली हम लोग यूनिट सेल दो टाइप के देखेंगे। वी विल फेस टू टाइप ऑफ यूनिट सेल, वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड अनदर वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। वी विल सी टू टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। मान लो जो यूनिट सेल है, मान लो हम लोग उसको क्यूबिक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्यूब के फॉर्म में ले रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्यूबिक के ऊपर पढ़ेंगे और क्रिस्टल से कितने कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वो भी सीखेंगे हम लोग। लेकिन आज की क्लास में जो सिखाऊंगा, मान लो इमेजिन करो दैट इज क्यूबिक, राइट। तो दो टाइप के हैं, प्रिमिटिव, अनदर वन इज सेंटर्ड। प्रिमिटिव में बच्चों क्या होता है? ओनली देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट, देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट। आई बात समझ में? सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है बच्चों? सेंटर्ड यूनिट सेल इज ऑफ थ्री टाइप्स। इसमें इंटीरियर पॉइंट है। इसमें क्या है? देयर इज इंटीरियर पॉइंट, मतलब क्यूब के अंदर इंटीरियर में पॉइंट्स हैं। ये बच्चों तीन टाइप के हैं। वन इज फेस सेंटर्ड। पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी सेंटर्ड से। बॉडी सेंटर्ड सब बताऊंगा बच्चों क्या है। बॉडी सेंटर्ड, अनदर वन इज फेस सेंटर्ड एंड अनदर वन इज एंड सेंटर्ड, राइट। तीनों है बच्चों। एक्चुअली चार टाइप के हैं, प्रिमिटिव और सिंपल भी बोल सकते हो। प्रिमिटिव बोल लो और सिंपल बोल लो, एंड बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो वन बाय वन ड्रॉ करते हैं बच्चों। प्रिमिटिव को पहले अगर मैं ड्रॉ करूं, सबको बच्चों हम लोग क्यूब ले रहे हैं अभी फिलहाल, तो मान लो। तो बच्चों इसमें मैंने बोला कि इंटीरियर पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो मैंने एक सिंपल यूनिट सेल ले लिया उठा के। तो इसमें क्या होगा बच्चों? जो ईच कॉर्नर है, ईच कॉर्नर पे एक एक एटम होगा, कांस्टेंट पार्टिकल होगा, इमेजिन कर लो। यानी कि इसके इंटीरियर में कुछ नहीं है। यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे। टोटल ये हो गया बच्चों आठ कॉर्नर। ईच कॉर्नर पे एक एक कांस्टेंट एटम है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो दिस इज सिंपल यूनिट सेल। क्या है बच्चों? सिंपल यूनिट सेल। अच्छा, जो जेड इफेक्टिव होता है बच्चों, इफेक्टिव एटम नंबर होता है वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन आगे भी सीखेंगे हम लोग बच्चों। जो एक सिंगल कांस्टेंट पार्टिकल, अब सोचो अभी जो मैंने बनाया हुआ था यूनिट सेल, यानी कि इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, इसके साइड में भी यूनिट सेल होगा, नीचे होगा, इस साइड पे होगा। तो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है यहाँ पे, इसका पूरा हिस्सा इसमें नहीं आ रहा होगा। ये कांस्टेंट पार्टिकल का कुछ पार्ट इस क्यूब में आ रहा होगा, पूरा पार्ट नहीं हो रहा होगा। ऐसे ये जो यहाँ पे एटम है, क्योंकि यहाँ पे जो एटम है, ऐसे और भी तो एक यूनिट सेल होगा अटैच होके। मान लो यहाँ पे यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल का एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक एटम है। तो एटम का कुछ पार्ट इसमें रह रहा है, एटम का कुछ पार्ट इसमें रह रहा है। 3D में इमेजिन करो, ये जो एटम कांस्टेंट एटम होगा यहाँ पे, ये यूनिट सेल के साइड में एक यूनिट सेल जब यहाँ पे बनाया था मैंने, नीचे एक, ऊपर एक, ऐसे बहुत सारे बने होगा। तो इसका भी कुछ पार्ट यहाँ पे हुआ होगा। तो ऐसे एक टोटल जो पार्ट्स हैं, जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं एक यूनिट सेल में, उन सबके पार्ट्स को मिला के जितने भी एटम्स बन रहे हैं उसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं। जैसे कि देखो, मैं अगर बोलूँगा कॉर्नर पे एक एटम है, तो इसका कितना हिस्सा यूनिट सेल में पार्टिसिपेट होगा, सोच के बताओ। देखो मान लो ये यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे ऐसा एक क्यूब है। चलो दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे ये एटम है, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है सेल के अंदर एक कांस्टेंट पार्टिकल। अब ये कितना पोर्शन है कैसे इमेजिन करेंगे? ये मान लो एक स्फीयर है, मान लो एक स्फीयर है। तो स्फीयर को मैं ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, दो पार्ट में, ठीक है। ये जो आधा पार्ट है ये तो बाहर चला गया, ऐसे देख पा रहे हो आप लोग। मैंने स्फीयर को ऐसे आधा काट दिया 3D में। जो स्फीयर ऐसा था पूरा, स्फीयर में से ये जो पार्ट है 3D में,
ये ऊपर का पार्ट पूरा उड़ गया, यानी कि पूरा एक स्फीयर था उसका आधा कर दिया हम लोगों ने। अब उस आधे में से इमेजिन करना बच्चों, ये जो आधा पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, आधे का भी आधा क्या आ रहा है, 1/4 पार्ट यहाँ पे आ रहा है। देखो ये जो स्फीयर मैंने यहाँ पे बनाया है, ये स्फीयर को मैंने 4 पार्ट कर दिया, ऐसे 4 पार्ट। एक पार्ट यहाँ पे रहा, एक पार्ट चला गया उधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। ऐसे इमेजिन करो ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, मैंने इसको 4 पार्ट कर दिया, काट दिया स्फीयर को। ये जो छोटा सा 1/4 पार्ट है ये लगा हुआ है इसके साथ। देखो इमेजिन करो ऐसे ऐसे, इसको मैंने ऐसे बीच में से काटा, इसको बीच में से काटा। ये जो छोटा सा पार्ट कट हुआ होगा, ये 1/4 पार्ट यही वाला है ना। ये जो स्फीयर है ऐसे 3D में होगा गोल टाइप, उसको 4 पार्ट में काट दो। एक पार्ट आ गया इसमें, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ पे। 3D में इमेजिन कर सकते हो। यानी कि पहले 1 था, 1 का हाफ पार्ट किया हमने, और उसी हाफ का भी क्या है, 1/4 है इसके कंट्रीब्यूशन में। देखो इसको मैंने 1/4 पार्ट ले लिया। तो यानी कि ये जो कंट्रीब्यूशन है पूरे सेल में से, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में से एक यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1/8, दैट इज 1/8। यानी कि एक, क्योंकि यहाँ पे और भी तो यूनिट सेल होगा, ऐसे जैसे बनाया था हम लोगों ने डायग्राम, देख लो ऐसे यहाँ पे भी होगा, तो इसमें भी कुछ रहा होगा, इसमें भी कुछ रहा होगा, ऐसे 3D में पूरा हुआ होगा। तो एक पर्टिकुलर में कितना पार्ट आ रहा है उसका, एक पर्टिकुलर में पार्ट आ रहा है 1/8। फिर से समझाता हूँ। देखो पूरा स्फीयर था, यानी कि 1 पार्ट था, मैंने क्या किया, ये जो स्फीयर था पूरा, इसको आधा पार्ट बाहर है तो उसको मैंने उड़ा दिया, पूरा आधा पार्ट। अब जो ये आधा पार्ट बचा, आधा पार्ट में से 1/4 पार्ट, ऐसे अंडा को मैंने हाफ कर दिया। अब जो हाफ अंडा है उसको फिर से मैंने 4 पार्ट में काट दिया। तो जो छोटा सा पार्ट है ये ऐसे 3D में ये बन गया यहाँ पे, है ना बच्चों। ये स्फीयर ऐसा था, स्फीयर को मैंने पूरा स्फीयर को, जो हाफ सेमी स्फीयर को ऐसे 4 पार्ट में काट दिया। तो इसी जो काटने के बाद ये जो लास्ट पार्ट बचा, ये पार्ट किस में है, स्फीयर में है, यहाँ पे सॉरी यूनिट सेल में है ये पार्ट। तो दिस इज 1/4 ऑफ हाफ। ये हाफ था ना हेमिस्फीयर, उसका 1/4 है ये, तो टोटल हो गया 1/8। तो यानी कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फॉर्मिंग एटम, हमेशा याद रखना ये है 1/8। कॉर्नर पे अगर एटम है कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8, ऐसे लिख देता हूँ, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8। टोटल कितने कॉर्नर हैं, टोटल कॉर्नर 8, और कहीं पे भी एटम नहीं है। तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अगर 1/8, टोटल 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8 × 1/8 विच इज़ 1। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें क्या होगा, 1 होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि एक सिंपल यूनिट सेल में कॉर्नर में जो भी एटम्स है उसका जो भी पार्ट यूनिट सेल में रह रहा है, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा पार्ट बचा, इसमें से थोड़ा पार्ट बचा, इसमें से थोड़ा पार्ट इसमें है, बाकी पार्ट बाहर है। तो उन सारे पार्ट को जब मिला लेंगे हम लोग, एक एटम बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। टोटल 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8, टोटल कॉर्नर है 8, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल इज 1। यानी कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनका जितना पार्ट यूनिट सेल में है उन सब को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो टोटल 1 इफेक्टिव एटम होगा। क्या होगा, 1 इफेक्टिव एटम। कभी कभी जेड इफेक्टिव भी, कभी कभी नहीं, जेड इफेक्टिव इसको बोलते हैं, सीखेंगे बाद में हम लोग। अभी आप सीख लो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। सिंपल यूनिट सेल था और इसके बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं था, सिंपल कॉर्नर्स पे सारे एटम्स थे, सिंपल यूनिट सेल। और देखो क्यूब के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, क्यूब के अंदर कोई पॉइंट नहीं, कॉर्नर कॉर्नर पे पॉइंट है। इसके बाद आते हैं बॉडी सेंटर पे। देखो जो बॉडी सेंटर क्या है, बड़े ही ध्यान से देखना। आई होप जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं। ये बन गया एक क्यूब। अब बच्चों बॉडी सेंटर कैसे बनाएंगे, बॉडी सेंटर में क्या होगा, ऑल कॉर्नर्स पे होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड इन द सेंटर ऑफ बॉडी। नाम ही सजेस्ट कर रहा है बॉडी सेंटर। और क्या होगा बॉडी सेंटर पे, यानी कि यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक,
यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सारे एटम्स में, और बीच में एक बॉल डाल दो। समझ में आ गया? पूरा एक बॉक्स है, बॉक्स के चारों कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे एक एक कांस्टेंट पार्टिकल्स और सेंटर में एक बॉल डाल दो, यानी कि एक एटम। तो टोटल इसका इफेक्टिव आवर काउंट करेंगे। कॉर्नर कितना है बच्चों? 8। बॉडी सेंटर में एक ही बॉल है, पूरा एक ही एटम, 1 एटम। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? 1/8। तो इफेक्टिव क्या होगा? 1/8, 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कितना है? एक पूरा एटम है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एटम 2, 1 + 1 = 2। अरे सोच लो, अभी जैसे बोला मैंने, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन एक एटम का या फिर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स का एक सिंगल यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? 1/8। टोटल है 8 कॉर्नर, तो सबका कंट्रीब्यूशन मिला के जब हम लोग एटम्स काउंट करेंगे तो वो एक ही एटम के बराबर होगा। और बच्चों सेंटर में है एक सिंगल एटम, नो पूरा एक ही इसको दे दिया हम लोगों ने, चलो ले ले तू लड्डू। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 1 = 2। किसमें? बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर में आप लोग डेफिनेशन लिख लेना कहाँ कहाँ पे है? ऑल कॉर्नर्स पे एंड इन द सेंटर ऑफ बॉडी। डायग्राम समझ में है? क्लियर है डायग्राम? फेस सेंटर्ड बनाते हैं बच्चों। अगर फेस सेंटर्ड आप लोग बनाओगे, व्हाट विल बी फेस सेंटर्ड? बड़े ही ध्यान से देखना बच्चों। फेस सेंटर्ड यानी कि एक जो क्यूब होता है बच्चों, क्यूब में होता है टोटल 6 फेस। ठीक है? थोड़ा डायग्राम अगर इधर उधर हो रहा होगा बच्चों, प्लीज मैनेज इट। टोटल 6 फेस है। अब इमेजिन करो मेरे साथ साथ, ये नीचे एक है, ये छत के ऊपर एक है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक है, राइट हैंड साइड पे एक है, सामने एक है, ये सामने वाला, पीछे एक है। समझ गए बच्चों? समझ गए? यहाँ पे देखो बच्चों, अगर फेस ऐसे इमेजिन करोगे, क्यूब तो नहीं है, थोड़ा इमेजिन करो 1 2 3 4 5 और ये पीछे वाला 6। इसको सोच लो, अगर क्यूब बनाता हूं मैं, ऊपर एक, नीचे एक, सामने देख रहे हो, इसके पीछे ये साइड, ये साइड, टोटल हो गया 6। समझ में आ गया? तो बच्चों अगर फेस सेंटर की बात करें, फेस सेंटर यानी कि ये क्या होगा? कॉर्नर्स पे भी एटम्स होगा, और क्या होगा? सेंटर ऑफ ईच फेस। सेंटर ऑफ ईच फेस में बच्चों ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे। तो अगर थोड़ा सा इसको बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड ऑल्सो इन दिस पार्ट। ये पहले हो गए इतने। अब बच्चों सारे फेस के सेंटर में करना है। देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा देखना, बड़े ध्यान से देखना। पहले पीछे वाले पे करता हूँ, देख पा रहे हो आप लोग? ये 1 2 3, ये जो ये पार्ट है पीछे वाले हिस्से में, तो उसके सेंटर में एक करता हूँ। ठीक है? उसमें यहाँ पे लगा दिया एटम। ये कौन सा हो गया? बैक वाला, बैक फेस पे। अब देखो ये क्या है? ये देखना, ये पार्ट जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसके सेंटर में एक एटम रख दिया मैंने। ये फेस था, उसी फेस के सेंटर में एक रख दिया मैंने। ठीक है? जैसे कि इसको इमेजिन करो, ये अगर क्यूब है, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का जो फेस है, इसके बीचों बीच मैंने एक कांस्टेंट पार्टिकल रख दिया यहाँ पे, यहाँ पे बीच में से एटम उसके अंदर घुसा दिया मैंने वहाँ पे। तो कहाँ पे रखा मैंने? लेफ्ट पे रखा। अच्छा, बैक पे अगर रखा तो फ्रंट पे रख देता हूँ, तो फ्रंट में एक रख देते हैं, फ्रंट में। बैक हो गया, फ्रंट हो गया। लेफ्ट रखा तो राइट के सेंटर में रख देते हैं, राइट वाला फेस के सेंटर में, राइट सेंटर में रख दिया हम लोगों ने। और क्या क्या बचा? 4 हो गया, और 2 बचा। टॉप में एक रख लो, ये जो छत है, ये छत के ऊपर रख दो टॉप में। ये तो बॉटम है, बॉटम के बीच में रख दो, बॉटम। बन गया 6 फेस। समझ में आ गया बच्चों? 6 फेस है टोटल। मेरे पास जो क्यूब था, क्यूब में मैंने क्या किया? एक रखा मैंने टॉप पे। टॉप पे जो फेस होता है उसके बीचों बीच मैंने एक एटम रख दिया उसके अंदर। नीचे में एक, बैक में एक, फ्रंट में एक, लेफ्ट साइड पे एक, राइट साइड पे एक, टोटल 6 रख दिया। और कॉर्नर्स पे कितना रखा? 8।
तो ईच फेस पे मैंने सेंटर पे क्या रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेस सेंटर्ड। तो बच्चों टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, टोटल कॉर्नर्स आर 8, टोटल फेस अगर 6 है तो सेंटर भी 6 होगा, है ना। अब देखो बच्चों कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया 1। लेकिन सेंटर ऑफ फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा सोचो। देखो बच्चों अब इमेजिन करो ये एक फेस है, तो मैंने इसके बीच में एक एटम ऐसे डाल दिया उसके अंदर, तो जो आधा पार्ट है वो तो दीवार के उस साइड पे होगा, आधा पार्ट यहाँ पे ऐसे निकला होगा। मैंने एक एटम लिया और ऐसे अंदर डाल दिया, तो जो आधा पार्ट है वो उस साइड पे है, आधा साइड इस साइड पे है। तो जो एक यूनिट सेल में यानी कि ये यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ है, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो कुछ एग्जांपल भी नहीं मिल रहा मुझे, सपोज जैसे कि देखो एक पेपर ले लेता हूँ मैं, लेट मी टेक वन पेपर। मान लो ये एक पेपर है, इस पेपर में मैं क्या करता हूँ, ये एक फेस है, इस फेस के अंदर मैंने एक बॉल डाल दिया, ऐसे ऐसे एक बॉल डाल दिया अंदर में, ये जो पूरा ये पार्ट और ये पार्ट, ये बॉल ऐसे अंदर घुसा हुआ है फेस के अंदर। तो जो ये यूनिट सेल है, अब यूनिट सेल कौन सा है, इस तरफ यूनिट सेल है, मैंने उसके अंदर एक बॉल डाल दिया, ऐसे बॉल ऐसे है। अब बच्चों ये जो पार्ट है देख सकते हो आप, ये यूनिट सेल में कितना पोर्शन है, 1/2 ऐसे होगा, 1/2 ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसके पास होगा। तो जो फेस सेंटर्ड है, तो फेस में अगर हम लोग एक बॉल डालते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डालते हैं, तो सेंटर में उसका कितना रहेगा कंट्रीब्यूशन, 1/2 रहेगा। तो सेंटर में ईच फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन 1/2 फेस में, फेस के सेंटर में अगर हम लोग रखते हैं फेस सेंटर में, तो 6 सेंटर है, 6 × 1/2 विच इज 3। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 4 एटम्स, राइट। ये क्या हो गया बच्चों, एंड फेस सेंटर्ड हो गया। अब एंड सेंटर्ड क्या है, एंड सेंटर्ड भी इजी है। देखो बच्चों एंड सेंटर्ड में क्या होगा, सारे कॉर्नर एटम्स पे रख लो, सारे कॉर्नर एटम्स पे, और एनी टू अपोजिट फेस के सेंटर पे रख दो। समझ में आ गया। देखो सारे कॉर्नर्स पे रख दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे कॉर्नर्स पे रख दिया मैंने। अब क्या करो, मान लो मैंने टॉप का ले लिया, टॉप में एक एटम रख लिया ऑपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट, टॉप बॉटम, या तो लेफ्ट राइट ले लो या फिर फ्रंट बैक ले लो, एनी टू एटम्स के ऊपर ले लो। तो टोटल कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर, सबका कंट्रीब्यूशन कितना है, ईच का 1/8, टोटल कितना हो गया 1। ऑपोजिट फेस पे है 2, है ना, यानी कि यहाँ पे ऑपोजिट फेस वाले 2 है, ईच का कंट्रीब्यूशन क्या है 1/2। तो टोटल कितना आ गया 1 + 1 विच इज 3 लिख रहा हूँ। देखो 1 + 1 हो गया 2, राइट। आई थिंक बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर और प्रिमिटिव सेंटर, उसका कंट्रीब्यूशन कैसे बन रहा है, उसका जो भी डायग्राम मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही पढ़ते हैं। जो भी मैंने पढ़ा है उसको एक बार देखना, एनसीईआरटी बुक में भी इसका डायग्राम वगैरह है, देखना, नहीं तो इंटरनेट से सर्च करके देखना डायग्राम्स, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। और मैं भी क्या करूँगा आगे के लेक्चर्स में, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड 2-3 एनिमेटेड स्ट्रक्चर्स, जो कि आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। आई होप आप ये पॉइंट समझ में आ गए। जो पॉइंट्स मैंने बोला उसको नोट डाउन करके लिखो, डायग्राम अच्छे से बनाना, तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।